ज्योग्राफी के मैप्स नहीं याद होते, मत करो। हाँ मत करो, हिस्ट्री की डेट्स तो याद होने वाली है नहीं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं क्लास 10 की जितने भी फाइटर्स हैं उनके लिए 6 ऐसे टिप्स लेकर आया हूँ जिसे फॉलो करके देखो उसको 100 आउट ऑफ 100 इन देयर सोशल साइंस एग्जामिनेशंस। सो मैं हूँ देवाशीष कश्यप और मैंने अपने क्लास 10 एग्जाम्स में 97.2% स्कोर किया है। तो आई जानते हैं वो 6 कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो मैंने भी फॉलो की थी और अब आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो पहली नंबर टिप, तो जैसा कि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बताया कि आपको NCERT को करना है फॉलो, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हम जितना ज़्यादा वेरी लगाना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है कि NCERT को पढ़ना कैसे है। तो सोशल साइंस एग्जाम में जब अगर आप बेस्ट आंसर लिखना चाहो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले बेस्ट क्वेश्चन फ्रेम करना सीखो। जब आप क्वेश्चन फ्रेम करना सीख जाओगे तो आपको आंसर की डिमांड, जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो समझ में आएगा और आपका आंसर बेस्ट होगा। तो अब जब भी NCERT पढ़ो तो फॉर एग्जांपल अगर आपने पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ा और उसमें आपको लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो इससे पूछा जा सकता है, तो ऑलवेज मार्क इट इधर हियर और हियर, जिधर भी आपको जगह मिले अपनी NCERT में ही उसे आप पेंसिल से मार्क करो कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने इन्हें मार्क किया है। अब अगर आप NCERT के अलावा कोई रेफरेंस बुक्स प्रेफर करना चाहो तो मैंने पढ़ी थी ऑल इन वन और एग्जाम आइडिया, दे बोथ आर आई गेस इक्विवेलेंट। तो आप दोनों में से किसी एक को प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपको एक वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक चैप्टर को पढ़ने के बाद। जब आप इसे प्रेफर करोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से रैंडमली पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। दूसरी नंबर टिप ये है कि आप NCERT में पैराग्राफ्स तो पढ़ोगे, उसके एडिशनल में क्या पढ़ना है, उसके एडिशनल पढ़ना है फैक्ट्स, जो आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या फिर एक पर्टिकुलर पेज में इधर बॉटम में या फिर साइड में NCERT में ऐसे फैक्ट्स तो भरे हुए रहते हैं और हमें लगता है कि दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिटिकल साइंस में एक पेज में इंडिया के मैप में जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन्हें लगता है कि दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने अपने एग्जाम में उसी क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर खो दिए थे, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप भी वो मिस्टेक करो। तो ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट्स दैट आर गिवन अलॉन्ग साइड द पैराग्राफ ऑफ NCERT। तीसरी नंबर टिप ये है जो शायद ही आपको कोई बताए या शायद ही आपने कहीं सुना हो कि डोंट फॉलो वर्ड लिमिट। डोंट फॉलो वर्ड लिमिट। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके एक क्वेश्चन में 120 वर्ड लिमिट है, तो जो टीचर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 120 वही वर्ड्स हो जो उसने सोचे हैं, पर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सोशल साइंस में इतना ज़्यादा फैक्ट्स होता है, इतने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट के माइंड में कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कौन से पॉइंट्स को लिखना है कौन से नहीं। तो आपको जितना पता है ना आप उतना लिखो। मेरी मैम हमेशा कहती थी कि आप उल्टी करके आ जाओ आंसर शीट में, तो आपको जितना भी पता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आप ज़रूर लिखो। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 मिनिमम पॉइंट्स और 5 मार्क के क्वेश्चंस में मिनिमम मैं कह रहा हूँ 6 पॉइंट्स, है ना, एक ज़्यादा, एक सिक्योरिटी के लिए। और ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम। आपको जितने ज़्यादा पॉइंट्स पता है आपके लिए उतना सेफ होगा उन्हें लिखना। सो ऑलवेज राइट मोर देन द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपने 3 मार्क के तो सभी क्वेश्चंस में 5 पॉइंट्स लिख दिए और जब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की बारी आई तो आपके पास समय ही नहीं बचा। तो आपको यहाँ पे करनी है टाइम मैनेजमेंट। और ये कैसे होगा? ये होगा ब्रह्मास्त्र से। और ये ब्रह्मास्त्र क्या है? एज यू वुड बी नोइंग, इट इज़ सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर एज आई ऑलवेज से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो ये आपको एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम वाली फीलिंग कराती ही है, साथ ही आपको टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप दिलाती है सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना। आप क्या करो, आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको कितने कौन से सेक्शन में कितने टाइम को डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा पहले 5 मार्क के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता था, तो मैं पहले डिसाइड करता था कि 5 मार्क्स से इतने क्वेश्चंस आते हैं तो मैं मैक्स टू मैक्स इतना समय 5 मार्क के क्वेश्चंस को दे सकता हूँ। तो आप ऐसे पहले डिसाइड करो कि 5 मार्क का क्वेश्चन को कितना, 3 मार्क का क्वेश्चन को कितना और MCQ वाले सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है। उसके बाद आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू करो। धीरे धीरे यू विल सी कि आपने जो सोचा है वो वास्तविक रूप में होना शुरू हो चुका है, यानी जो टाइम आप सोचते हो वो सच में आप उसी टाइम में अपने आंसर शीट को कंप्लीट कर पा रहे हो। सो ऑलवेज सॉल्व सैम्पल पेपर्स। हिस्ट्री की डेट्स तो याद होने वाली है नहीं, ये सोच बदलिए। हिस्ट्री की डेट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। 5वीं टिप यही है कि आपको हिस्ट्री की डेट्स याद कैसे करनी है। तो मैं क्या करता था कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं मैं उन्हें एक वाइट शीट पे लिखता था अलॉन्ग विद द थिंग दैट हैज़ हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, सो दैट मैं जब भी मेरे पास फ्री टाइम हो आई कैन जस्ट गो ओवर देम, मैं उन्हें देख सकूँ और उसे एक बार ब्रशअप कर सकूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे याद नहीं हो रही थी और अब हो पाएंगी। जब आप क्या करोगे, जब आप डेट्स की नोट्स बनाओगे, डेट्स की नोट्स, यानी एक पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसे कौन कौन सी डेट्स हैं
जो आपको याद करना है, आपको उसे वाइट शीट में लिखना है एंड देन आपको जब भी टाइम मिले उसे देखते रहना है। मेरी जो हिस्ट्री की बुक थी उसमें हर एक पेज में ऑलमोस्ट एक स्टिकी नोट तो मैं चिपकाता ही था फॉर द थिंग्स दैट इज़, उस पेज में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था उस एक छोटी सी बॉक्स में मैं कोशिश करता था उसे समराइज़ करके लिखूँ। इधर वो कुछ डेट्स हैं जो मुझे याद नहीं हो रही, या फिर जो पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि उस पर्टिकुलर पेज में मुझे याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं उन्हें उसमें लिखता था। ऑल्सो चैप्टर की स्टार्टिंग या फिर एंड में एक वाइट शीट अटैच करता था जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स में सीरीज़ में लिखता था। और कोई भी डेट को मैं याद करने के लिए ये ट्रिक फॉलो करता था कि मेरी लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर डेट तो तोड़ मड़ोड़ के मैं इमेजिन कर सकता हूँ। आपको हमेशा लिंक करना होगा डेट्स को अपनी किसी निजी डेट के साथ या फिर अपनी किसी निजी चीज़ के साथ जो आपको हमेशा याद दिलाएगी कि उस डेट में क्या हुआ था। या तो आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के रोल नंबर्स और डेट्स को मैच कर सकते हो। इट इज़ अ गुड ट्रिक, मैंने फॉलो की थी और मुझे याद हुई थी ऐसे। सो ऑलवेज मेक्स टेकिंग नोट्स ऑफ द डेट्स एंड डू मेमोराइज देम। ज्योग्राफी के मैप्स नहीं याद होते, मत करो, हाँ मत करो। ज्योग्राफी की मैप वर्क्स ना हमेशा बच्चों के लिए हेडेक होता है कि कितना भी कर लूँ याद तो होने वाला है नहीं, गलत जगह अगर याद गलती से हो गई या तो गलत जगह मार करके आना ही है, तो ऐसा मत ही करो। तो ऐसा नहीं, आपको आपको थोड़ा सा लिमिटेड हो जाना है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे लोकेशंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको करना है मैप के लिए मैप्स ऑन रिपीट, मैप्स ऑन रिपीट। यानी यदि आपके पास ऑल इन वन है तो आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना कि आपके पास कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे पर्टिकुलर मैप वर्क्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और ट्रस्ट मी 10th क्लास में ना सारे मैप वर्क्स रिपीट होते हैं, इधर ज्योग्राफी के हो या फिर हिस्ट्री के, रिपीट होने ही हैं। तो मैं तो पहले 9 में मेरे मार्क्स कटते थे, 10 में मेरे मार्क्स मिड टर्म तक कटते थे। फिर मैंने ये पकड़ लिया कि देयर आर द रिपीटेड क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं क्वेश्चन मेकर्स। तो आप इधर ऑल इन वन से या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस आप कहीं से अरेंज करके, या फिर नेट पे तो अवेलेबल है ही कि कौन कौन से ऐसे लोकेशंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं सीबीएसई के एग्जाम्स में, तो आप सिर्फ उन्हें करोगे ना, आपको फुल मार्क्स आने वाले मैप वर्क में पक्का। क्योंकि ऑलवेज वो लोग ना रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं। कुछ आयरन मिल वर्क्स कहाँ पे हैं, या फिर कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पर हैं, या फिर हिस्ट्री में कुछ ऐसे लोकेशंस जो अक्सर पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ उन्हें ही देखना है। तो आप क्या करो ना, सेशन की स्टार्टिंग में यू शुड हैव 10 मैप्स फॉर योर प्रैक्टिस। 10 मैप्स खरीद लिए, बस उन्हें प्रीवियस ईयर से मैच करके कोशिश प्रैक्टिस करते जाना है एंड ईजिली आप उसे स्कोर कर पाओगे। फिल्टर होना शुरू हो जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर बनाओगे ना, तो फिल्टर होना शुरू हो जाएगा कि ये इन 10 जगहों में से सिर्फ 2 ऐसी जगह हैं जो फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। तो सोशल साइंस की वीडियो इस सीरीज़ की 3rd वीडियो है, मैंने साइंस और मैथ्स की भी बनाई है। सो अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, और अगर आप कोई और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।